जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस ऑब्जेक्टिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी। इस क्लास में करंट अफेयर्स से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 26 सितंबर से 25 अक्टूबर 2023 तक के घटनाक्रम पर आधारित कुल 57 प्रश्न होंगे, जिनको आज हम लोग प्रैक्टिस सेशन के रूप में करेंगे। यह करंट अफेयर्स 2023 की श्रृंखला की 43वीं क्लास है। इससे पहले कुल 42 क्लास आ चुकी हैं। उनको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और निरंतर उनका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रालय, पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रालय ने अमेज़न फ्यूचर, पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रालय ने अमेज़न फ्यूचर इंडिया प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा किया है। तो किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? तो यह प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा केंद्रीय जनजातीय एवं कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है और वर्तमान में इसके जो मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं। दूसरा प्रश्न है कि किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो यह इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2022 का 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अभी हाल ही में 2023 में वहीदा रहमान को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है और यह सम्मान 1969 से प्रदान किया जाता है। पहली बार यह सम्मान किसे दिया गया था, आप सभी लोग बताएंगे? देविका रानी को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? तो पहले एशियाई कहें या पहले भारतीय खिलाड़ी की बात करें तो दोनों के मामले में यह उत्तर लिएंडर पेस सही होगा। तो लिएंडर पेस को वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई और भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं के साथ किस स्थान पर है? तो भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर रहा है। ध्यान रखें कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जो कि यूएन की एक एजेंसी है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसे वैश्विक नवाचार सूचकांक कहा जाता है। 2023 में दुनिया की 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 40वीं रैंक प्रदान की गई है, जबकि इसमें पहली रैंक स्विट्ज़रलैंड को, दूसरे स्थान पर स्वीडन को और तीसरा स्थान अमेरिका को प्रदान किया गया है। अगर पूछा जाए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल CRIIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? तो इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और शिक्षा मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल में। हाल ही में के.एन. शांत कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात पीटीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो के.एन. शांत कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 27 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिश किया गया था और के.एन. शांत कुमार को इस संस्था का अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? तो यह मिसाइल रूस के द्वारा बनाई गई है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, जो कि मॉस्कोवा नदी के तट पर स्थित है। और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मुनीश कपूर को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह समझौता संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है। किसने किया है? भारत ने किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। यदि संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो राजधानी अबू धाबी है और इसका सबसे बड़ा शहर दुबई है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र का, तो साहित्य के क्षेत्र का 2023 का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को प्रदान करने की घोषणा की गई है, जो कि नॉर्वे के एक साहित्यकार हैं। जबकि यदि नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिए जाने की घोषणा की गई है। अभी दिया नहीं गया है ये पुरस्कार, जो कि 10 दिसंबर को प्रदान किए जाने हैं। तो आज हम अभी 9 दिसंबर को ही इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र का और नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र का दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है कि R21 मैट्रिक्स M, जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई है, किस बीमारी के खिलाफ एक टीका है? तो यह मलेरिया के खिलाफ एक टीका तैयार किया गया है, जिसका नाम रखा गया है R21 मैट्रिक्स M। ध्यान रखें, मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो संप्रीति का 11वां संस्करण अभी हाल ही में बांग्लादेश और भारत के मध्य आयोजित किया गया है। यह भारत के मेघालय के उमरोई छावनी में इसका आयोजन किया गया। और अगर पूछे कि ये कौन सा संस्करण था इसका, तो इसका यह 11वां संस्करण था। संप्रीति एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है।
अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? तो यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU के द्वारा निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ध्यान रखें, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में किया है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान की किस्मों की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह प्रतिबंध पंजाब की सरकार के द्वारा लगाया गया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतया निजी रॉकेट मिउरा 1 लॉन्च किया गया है? तो मिउरा 1 स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेन एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी मैड्रिड है। तो मिउरा 1 पूर्णतः निजी रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका, एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के पश्चात कुल 107 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन अभी हाल ही में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य चीन के हांगझोउ में आयोजित किए गए हैं और इन एशियाई खेलों का यह 19वां संस्करण था, जिसमें पहला स्थान चीन को मिला है। इसने कुल 383 पदक प्राप्त किए। जापान को दूसरा स्थान 188 पदक प्राप्त हुए, जबकि दक्षिण कोरिया 140 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। यदि भारत की बात करें तो अब तक के एशियाई खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदकों सहित कुल 107 पदक प्राप्त कर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, पदक तालिका में भारत का स्थान 107वां रहा है और कुल पदक कितने मिले हैं? तो 107 पदक मिले हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण हैं, 38 रजत हैं और 41 कांस्य पदक प्रदान किए गए हैं। 41 कांस्य पदक। आप लोगों को बता दें कि पहले एशियाई खेल वर्ष 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही आयोजित किए गए थे। इस प्रश्न को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 21 नंबर है कि हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है वर्तमान में? पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो गैरसैंड है, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुडजी की खेती
का रकबा बढ़ाकर 5,000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है। तो यह योजना किस राज्य की सरकार के द्वारा तैयार की गई है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। ध्यान रखें, 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के आधार पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था। उसी दिन जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिर तहर संरक्षण परियोजना को शुरू किया है? तो इस परियोजना की शुरुआत हाल ही में तमिलनाडु राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है। यदि तमिलनाडु की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत को 2023 में 111वां स्थान प्रदान किया गया है। आप सभी को जानकारी के बारे में अवगत करा दें कि वर्ष 2022 में भारत का यदि स्थान पूछा जाए, 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत 107वें स्थान पर था और 2023 में यह 4 रैंक और खिसक करके 111वें स्थान पर पहुंच गया है। अर्थात जितनी भी रैंक बढ़ती जाएगी स्थिति उतनी बदतर होती जाएगी। वैसे भारत सरकार ने इस इंडेक्स को नकार दिया है। यह जो इंडेक्स है वैश्विक भूखमरी सूचकांक गैर सरकारी संगठन आयरलैंड के कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं जर्मनी के वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इसने अभी हाल ही में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी किया है उसमें बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली और चीन को पहले स्थान पर रखा है और भारत को 111वें स्थान पर रखा है। वैसे भारत ने इसको नकारने का रीज़न यही रहा है कि भारत से बहुत खराब इस आर्थिक स्थिति वाले देशों को इस सूचकांक में शीर्ष रैंक प्रदान की गई है। शायद यही कारण है कि भारत सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ध्यान रखें, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में बांग्लादेश में किया गया है। राजधानी क्या है? ढाका है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिवशंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? तो यह तमिल लेखिका हैं। इनका उपन्यास था सूर्यवंशम, जिसके लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? तो इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? तो यह रिपोर्ट हाल ही में FAO के द्वारा जारी की गई है। FAO का मतलब होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन।
खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसके द्वारा हाल ही में कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि डेनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वेडोर, जिसकी राजधानी है क्वेटो। तो इक्वेडोर का नया राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी प्रदान किया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के द्वारा प्रदान की गई है। ध्यान रखें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी ट्रिपल-P पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जा रहा विभिन्न जाम बंदरगाह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह केरल में है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। केरल की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। अगला प्रश्न है कि नामदफा, पक्के और कमलांग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभयारण्य हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख बाघ अभयारण्य हैं और अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने बाघ अभयारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल का गठन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप नामक एक विशाल न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? तो यह कार्य चीन के द्वारा प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में है कि हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो यह केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों की सेनाओं के बीच किया गया है? तो यह भारत और मलेशिया के मध्य किया गया है। ध्यान रखें, अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 भारत और मलेशिया के मध्य प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह दोनों सेनाओं की थल सेनाएं इसमें भाग लेती हैं और यह अभी हाल ही में मेघालय के उमरोई छावनी में इसका आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ जाते हैं। 38 में लिखा है कि पश्चिमी हिमालय के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंटब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई है और रिकॉर्ड की गई है? तो यह हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। ध्यान रखेंगे, राजधानी क्या है इसकी? शिमला है। बंडी उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। ध्यान रखेंगे, बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया है। इसकी राजधानी की यदि बात करें तो राजधानी अमरावती है। यूरोपीय संघ यानी EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया है? तो ध्यान रखें, यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला
संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अभी हाल ही में अफ्रीका के गिनी की खाड़ी में आयोजित किया गया है। गिनी की खाड़ी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। तो यह कतर के द्वारा भारतीय नौसेना के 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेज़बानी किया है? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेज़बानी हाल ही में भारत के किस शहर के द्वारा की गई है? तो इसकी मेज़बानी भारत की राजधानी नई दिल्ली ने किया है। अगला प्रश्न है 43 नंबर है कि 3 बेसिन्स समिट का मेज़बान कौन सा देश है? 3 बेसिन समिट का मेज़बान देश कौन है? कांगो गणराज्य देश है। कांगो गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी ब्राज़ाविले है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ेंगे। 45 में लिखा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? तो यह कारपोरेट मामलों का मंत्रालय है। कारपोरेट मामलों का मंत्रालय है जिसके वर्तमान में मंत्री कौन हैं? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। 28वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने किया है? तो यह मेज़बानी भारत के ने किया है। ध्यान रखेंगे, वर्ष 2023 में जो 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन है इसकी मेज़बानी भारत के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास का ब्रांड नाम क्या रखा गया है? तो कपास के इस ब्रांड नाम को कस्तूरी कॉटन भारत नाम दिया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम कस्तूरी कॉटन भारत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है युवा संगम कार्यक्रम। युवा संगम कार्यक्रम युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किया गया एक नवीन कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 49 है। 49 नंबर में क्या कहा गया है कि वर्ष 2023 में किस शहर ने G20 शिखर सम्मेलन P20 की मेज़बानी की है? तो यह मेज़बानी किसके द्वारा की गई है? नई दिल्ली के द्वारा की गई है। ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली के द्वारा। किस धूमकेतु ओरियोनिड उल्कापात भी किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? तो हैली धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात नाम से भी जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को SBI ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1921 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
52 है कि अर्थशास्त्र, क्वेश्चन नंबर 52 है कि अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के चौथे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी दुबई के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? दुबई के द्वारा, जो कि संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 54 है चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 111 पदकों पर जीत हासिल किया है। आपको अवगत करा दें कि चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के हांगझू शहर में 22 से 28 अक्टूबर 2023 के दौरान आयोजित किए गए हैं। इस चौथे एशियाई पैरा खेलों में चीन 521 पदकों के साथ पहले स्थान पर, ईरान 131 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, जापान 150 कुल पदकों के साथ तीसरे स्थान पर, दक्षिण कोरिया 103 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा है, जबकि भारत इस प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त किया है। आप सभी को अवगत करा दें कि भारत ने इसमें कुल 111 पदक जीते हैं, जिनमें से 29 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड, इसके अलावा अगर रजत की बात करें तो 31 रजत पदक जीते हैं और 51 कांस्य पदक जीत करके पदक तालिका में 5वां स्थान हासिल किया है। वैसे तो दक्षिण कोरिया ने जो चौथा स्थान प्राप्त किया है केवल 103 ही पदक प्राप्त किए, लेकिन दक्षिण कोरिया के पास अगर स्वर्ण पदकों की बात करें तो 30 रहे, यानी भारत से एक स्वर्ण पदक ज़्यादा रहा, इसलिए भारत से पदक तालिका में कम पदक पाने के बावजूद भी रैंक में एक स्थान ऊपर रहा। तो ध्यान रखना है कि जो एशियाई या भारत रत्न यदि राष्ट्रमंडल जैसे खेल होते हैं तो इन खेलों में पदक तालिका में जो रैंक है वो स्वर्ण पदकों के आधार पर प्रदान की जाती है, ना कि कुल पदकों के आधार पर। और यदि स्वर्ण पदकों की संख्या समान हो गई तो फिर रजत पदकों के आधार पर, और वो भी समान हो गई तो फिर कांस्य पदकों के आधार पर रैंक दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55वां है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो अभी हाल ही में अल्बानिया को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। यदि अल्बानिया की बात करें तो ये यूरोपीय देश है और अभी हाल ही में इसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो यह कोटा मनु भाकर के द्वारा हासिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वह किस देश के निवासी थे? बांग्लादेश के निवासी थे। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ध्यान रखेंगे। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। इस प्रकार से आज करंट अफेयर्स के इस ऑब्जेक्टिव श्रृंखला में कुल 57 क्वेश्चंस को शामिल किया गया था। ये सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आप लोग इनका निरंतर अभ्यास करते रहें। ये प्रश्न आगामी परीक्षा SSC GD और RO के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में आप कुछ ज़रूर बताते रहें। और यदि यह चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।